हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, आप लोगों का दोबारा से स्वागत है हमारे लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें आप लोग आज के लेक्चर में एटम एंड न्यूक्लियर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। एक जो पूरा ओवरव्यू है इस चैप्टर का, आप जानते हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर हमारा ये दो चैप्टर है, जैसे एटम और न्यूक्लियर दोनों से अगर हम कंबाइन करें तो 10 से 11 नंबर का आपके सीबीएसई का एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आपने एक बार एनालिसिस जरूर देख लिया होगा। मेजोरिटी ऑफ द पार्ट क्या है चैप्टर के सारे थ्योरेटिकल है, और ऐसे क्वेश्चन है जो जरूर एग्जाम में आते ही आते हैं। जितने भी डेरिवेशन थे चैप्टर से रिलेटेड वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, एक ही अगर मैं बात करूं, केवल एक ही डेरिवेशन आता है जिसमें हम बात करते हैं डिस्टेंस टू क्लोजेस्ट अप्रोच का। उसको छोड़ के पहले जितने भी डेरिवेशन थे वो सारे हटा दिए गए, केवल एक को छोड़ के इन दोनों चैप्टर से टोटल मार्क्स आपके 10 से 11 नंबर पूरा थ्योरेटिकल, जिसको आप आराम से एग्जाम में कॉन्कर करके आ सकते हैं। उसके जितने भी जो क्वेश्चंस थे हम उनकी आज बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये अपने पास स्लाइड है, गारंटीड क्वेश्चन फॉर 2026। ये अपने पास पूरा का पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे हमने पूरा मार्क किया था आपको, पूरा एटम एंड न्यूक्लियर से मिलके पूरा 11 नंबर का आता है आपके पास। ठीक है, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पूरे के पूरे 2023, 24, 25 से हमने क्वेश्चन उठा के बनाए हैं। ठीक है, 2023, 24, 25 से ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। इनका एक एक करके हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इनका सोल्यूशन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, स्टेट थ्री पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ बोहर हाइड्रोजन एटम। अगर आप चाहते थे तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के 3 अभिकृतों का उल्लेख कीजिए। बोर के हाइड्रोजन परमाणु की दूसरे विकित में परिक्रमण करते किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। लेट अस से आपको कुछ नहीं आता इसमें। ठीक है, तो बोहर का पोस्टुलेट आप क्या थे, उसने क्यों बताए थे बोहर ने पोस्टुलेट, ये अभिकृत क्यों बताए थे। अगर आपने थोड़ा सा भी ये चैप्टर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, एक सेकेंड। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, 3 मार्क्स का पूछा गया था। राइट द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, हाउ डिड बोहर रिमूव देम। बोहर ने क्या किया था, उन्हें रिमूव किया था। शो दैट द डिफरेंट ऑर्बिट इन बोहर एटम आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, टेंशन नॉट। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखी है। बोर ने उन्हें किस प्रकार दूर किया था, और यह दर्शाइए कि बोर परमाणु की विभिन्न कक्षाओं के बीच की दूरियां समान नहीं होती। पार्ट बाय पार्ट हम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप जानो कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। बेसिक में सिंपल सिंपल बता देता हूं आपको। रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक क्या किया था, गोल्ड फॉइल ली थी जिसमें क्या किया था, पॉजिटिव चार्ज की बॉम्बार्डिंग की थी, जिसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। और उन्होंने देखा था कि क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल बिना डेविएट हुए उस गोल्ड फॉइल को पार कर गए थे। बहुत कम मात्रा में थोड़े से डेविएट हुए थे, और बहुत जीरो, लगभग लगभग 8,000 में से 1, 2, 3 जो भी नंबर था वो सीधे सीधे 180 डिग्री पे वापस आ गए थे। ठीक है, तो बोहर ने बोला और रदरफोर्ड ने बोला था कि एटम्स क्या है, एटम क्या होता है, एटम के सेंटर पे क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है जहां पे पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमता रहता है। सबसे पहला सवाल था, ये आपको पता है, नहीं पता तो बेसिक आपको पता है कि किसी भी एटम में क्या होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन अपना नेगेटिव होता है, तो अट्रैक्शन की वजह से घूमते रहता है। लेकिन उससे सवाल पूछा गया था कि वाई, अगर मैं किसी रस्सी को ऐसे घुमा रहा हूं लगातार, देखो बड़े ध्यान से देखो यार, बहुत सिंपल चीज है, इधर उधर मत घूमना। मैं अगर इसी रस्सी को घुमा रहा हूं तो घुमा, जब तो तभी तक घूमेगी अगर मैंने उस पर कुछ बांधा है, तब तक जब तक आप उस पर एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, जब तक आप उस पर एनर्जी अप्लाई कर रहे हो तभी तक घूमने वाली। जैसे आप छोड़ोगे बंद हो जाएगा। लेकिन ये तो देखिए कि आप जब तक उसको घुमा रहे हैं हमेशा थोड़ी ना घुमा सकते हैं, एनर्जी चाहिए ना उसके लिए। जैसे ही आप उसको एनर्जी देना बंद करोगे वैसे ही रुक जाएगा, यानी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, आपका हाथ घुमा रहा है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने बोला हमेशा घूमते रहते हैं, तो सवाल ये पैदा हुआ था काहे, वो अगर घूम रहे हैं लगातार तो क्या होना चाहिए, उनकी एनर्जी कम होनी चाहिए और वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। यार हमेशा के लिए कोई जिंदगी भर उसमें कोई एनर्जी नहीं रहनी चाहिए, यही सवाल था। रदरफोर्ड ने बोला था मुझे नहीं पता। तो क्या था, रदरफोर्ड की कमियों की बात करें तो ऐसे ही आंसर को एग्जैक्ट अभी पढ़ना है आपको, बिल्कुल सेम, बहुत सिंपल वे में हम बात करेंगे। रदरफोर्ड ने क्या बोला था, कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में रेडिएशन एमिट करता है, अथवा चार्ज पार्टिकल की एनर्जी लगातार घटनी चाहिए जिसे इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर हेलिकल पाथ पर चलेगा और अंततः न्यूक्लियस में गिर जाएगा, अथवा एटम
स्टेबल नहीं हो सकता। यही कमियां थी उसकी। उसने ये नहीं बोला था, उसने बोला था कि कोई भी क्या बोलते हैं उसे ऑर्बिट में घूमते रहता है, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, कोई भी एक्सकलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में रेडिएशन एमिट करता है। कुछ नहीं आ रहा समझ में, करिए कोई भी चार्ज पार्टिकल है, पहले भी बताया हमने, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रुका रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, अगर थोड़ा चलता है तो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, लेकिन अगर वो एक्सकलरेटेड है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करता है। ठीक है, तो अगर वो एक्सकलरेटेड है तो चारों तरफ घूमते घूमते उसको क्या निकालना चाहिए, एनर्जी निकालनी चाहिए, और उसकी एनर्जी कम होते जानी चाहिए, उसकी एनर्जी खत्म होते गई धीरे धीरे धीरे, उसको हेलिकल पाथ में चलते चलते न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। और इसलिए क्या होता है, लेकिन एटम तो ऐसा नहीं है, एक बार बन गया, हमको पता है कि एटम कभी खत्म थोड़ी ना हो जाता, कोई एटम थोड़ी ना खत्म हो जाता है। और दूसरा क्या था, जब इलेक्ट्रॉन हेलिकल पाथ पर अंदर न्यूक्लियस की ओर जाते हैं तो उनका एंगुलर वेलोसिटी और उनकी फ्रीक्वेंसी निरंतर चेंज होगी, और अंततः एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम उत्पन्न करना चाहिए जो वास्तव में ऑब्जर्व लाइन स्पेक्ट्रम के अपोजिट है। सिंपल सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन हेलिकल पाथ पर अंदर की ओर गिरेगा तो उन्हें एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए। आप बोलोगे सर एंगुलर वेलोसिटी, हाँ जी, जब घूमता है तो सिंपल सी बात है, एंगुलर वेलोसिटी, जब कोई भी चीज घूमती है तो आपके नॉर्मली किसकी बात होती है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी की बात होती है, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होनी चाहिए। जबकि हमने अभी देखेंगे, अगर नहीं देखा है कोई बात नहीं, अगर देख तो हम आगे चल के क्वेश्चन देखेंगे उस पर भी। ठीक है, तो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन ऑब्जर्व जो आपके पास ऑब्जर्व लाइन स्पेक्ट्रम के अपोजिट है, जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास है अभी, जो मैं अभी बताऊंगा आपको, उसके अपोजिट हो गया। तो ये दो कमियां थी, ये दो कमियां थी। एक लाइन ये है ना, ऑब्जर्व लाइन स्पेक्ट्रम, टेंशन नोट लो, अभी के लिए केवल आपको पढ़ना है, आगे यही क्वेश्चन है। क्या था, तो बोर ने कैसे दूर किया, बोर ने एक सिंपल सी बात बोली, उसने बोला अगर वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है स्टेबल ऑर्बिट में, किसी भी स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। बात खत्म कर दी उसने यहीं पे। ये जो भी कहानियां थी, इसने बोला बोर से, ये रदरफोर्ड से ये सवाल किए वो सवाल किए, बोर ने एक ही बात बोली कि जितने भी तुम्हारे एनर्जी कंसेप्ट है वो नहीं लागू होते हैं किसमें, जब वो स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर एक ऑर्बिट से दूसरे में जाएगा तो एनर्जी निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा जिंदगी भर घूमते रहेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, देखो, सो दैट द डिफरेंट ऑर्बिट्स इन बोहर एटम आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। क्या बोला है, सो दैट द डिफरेंट ऑर्बिट्स इन बोहर्स एटम आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक मीटर की दूरी पे तुम्हारा एक एक ऑर्बिट बनता है, ऐसा लगता है दिमाग में, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है हमको पता है। जो रेडियस है, आपको पता है क्या है, जो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये कहां से आया, होता है भाई, रेडियस अगर नंबर ऑफ एटीएम एटम बढ़ेगा, वो जब आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, तो रेडियस एक्चुअली बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। तो अब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है के, तो सिंपल आपको लिख के आना है, कुछ नहीं। अब पहला, फिर माइनस उसमें से इनिशियल कर देना आपका, ठीक है। n+1 पहले nth ऑर्बिट, फिर n+1 ऑर्बिट, जब आप इसको निकालोगे तो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है के, अपने पास कांस्टेंट n+1, के कांस्टेंट कुछ भी नहीं है अभी आपके लिए, बस के मानो। n+1 के होल स्क्वायर में से जब आप n स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा k इंटू 2n+1। अब जैसे जैसे इसमें n की वैल्यू आप पुट करते जाओगे, देखना आपका रेडियस आते जाएगा, ये डिस्टेंस आ गई आपके पास n-1 और n की। अब n-2 की भी नहीं, n+2 की और n की भी डिस्टेंस निकालोगे आप, तो केवल और केवल यही फॉर्मूला आपको लिख के आ जाना है, बात खत्म। उनकी जो बीच की दूरियां होती है कभी भी इक्वल नहीं होती बेटा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में, है कि नहीं आया बिल्कुल भी समझ में, बिल्कुल सिंपल सा। डिफरेंट ऑर्बिट्स के बीच की दूरियां सेम नहीं होती, आप इसको इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑर्बिट्स की बीच की दूरी कितनी होती है, के इंटू 2n+1 से। बेसिकली अगर n इक्वल्स टू n क्या बोलते हैं 1 रखो तो आपकी 2 दूनी 4 होगा 5 हो गया, फिर आपने 2 रखा तो 2 दूनी 4 और 5 हो गया, फिर आपने 3 रखा तो 2 3 6 और 7 हो गया। ठीक है, तो डिफरेंट आपका ऑर्बिट की जो दूरियां हैं वो बढ़ते जाती हैं। सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो बोहर की बात हो गई, तो इन्हीं से हम बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन की, किसकी, स्टेट 3 पोस्टुलेट ऑफ बोहर हाइड्रोजन एटम। उसने एक बात नहीं बोली थी बोहर ने, उसने 3 बातें बोली थी। क्या बोली थी उसने, 3 बातें बोली थी। अभी हम तीनों देखते हैं, जो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, सिंपल सिंपल अभी रटेंगे, ठीक है। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ अ बोहर हाइड्रोजन एटम। ठीक,
हाइड्रोजन परमाणु के बोर के मॉडल के 3 अभिग्रतों का उल्लेख कीजिए। बोर के हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा में परिक्रमण करते किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। सिंपल सी चीजें पूछी है इसने, देखिए। तो इसके पहले 3 अभिग्रत की बात करते हैं, पोस्टुलेट की बात करते हैं। बोर ने बोला, सबसे पहला बोर ने बोला ही क्यों? क्योंकि सबसे पहला सवाल हुआ था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जिंदगी भर कैसे घूम रहा है भाई, इसके पास एनर्जी कहाँ आ रही है, इसको न्यूक्लियस में गिरना चाहिए और एटम खत्म हो जाना चाहिए। तो इन्हीं को चलते हुए तब बोर ने पोस्टुलेट दिए। उसने बोला, तो बेयर का पहला पोस्टुलेट था कि किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट में रेडिएंट एनर्जी एमिट किए बिना रिवॉल्व कर सकता है। यानी कि अगर वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी खत्म नहीं हो रही और वो कोई भी एनर्जी नहीं निकालता, अगर एक ही ऑर्बिट में, स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा है। बोर का दूसरा पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम का मान h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है। रोटेशन करते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम L कंजर्व रहता है, अर्थात L इज इक्वल टू NH/2π। मतलब एक एंगुलर मोमेंटम होता है, कोई भी चीज अगर रोटेशन कर रही है, अगर उसका इंटीजर मतलब h/2π के पहाड़े में अगर वो आता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, तभी वो घूम सकता है, बस उसी में घूम सकता है। एंगुलर मोमेंटम का, जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्या हो, उन्हें ऑर्बिट के h/2π का इंटीजर मल्टीपल हो, जैसे 1 h/2π, 2 h/2π, 3 h/2π, जिनमें एंगुलर मोमेंटम इतना होगा, केवल उन्हीं में घूमेगा, केवल उन्हीं में घूमेगा। और तीसरा पॉस्टुलेट ये था के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपने स्पेसिफाइड ऑर्बिट में किसी लो एनर्जी वाले ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर सकता है, एक से दूसरे में आ जाता है। जब ये ऐसा करता है तो एक फोटोन एमिट करता है। फोटोन एमिट करता है जिसकी एनर्जी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। मतलब जब तक वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक तो सही है, तब तक कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एनर्जी उसकी कब चेंज हो जाती है? जब वो कूदना स्टार्ट कर देता है अपने ऑर्बिट से किसी और ऑर्बिट में। लेकिन क्या, जब वो किसी लो एनर्जी ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है तब एनर्जी दिखती है, तब वो क्या करता है, फोटोन एमिट करता है। अगर किसी को फोटोन नहीं पता तो सिंपल सी बात है, फोटोन क्या होता है, लाइट होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखता है, फिर हमको एनर्जी की तरफ फॉर्म में दिखाई देता है। ये बोहर के 3 पोस्टुलेट थे। पहला क्या था, किसी स्टेबल ऑर्बिट में घूम सकता है। कैसे याद करो, पहले स्टेबल ऑर्बिट में बिना एनर्जी एमिट किए और रिवॉल्व कर सकता है। क्यों बोला उसने? क्योंकि ये सवाल था लोगों का, तभी उसने बोला। दूसरा, केवल अगर वो केवल उन्हीं में घूम सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है। तीसरा ये होता है, अगर वो कूदता है, अगर वो कूदता है तो क्या होगा, जो उसकी एनर्जी, तब वो फोटोन एमिट करेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए यहाँ पे वही एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, L इज इक्वल टू NH/2π। NH/2π, N क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, NH/2π, NH/2π, NH/2π रट लिया हमने। ठीक है, तो उसने बोला फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ अ बोहर्स हाइड्रोजन एटम। सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है। एल एन की फॉर्मूला, एल एन का फॉर्मूला क्या होता है, NH/2π। एन कितना, वो है दूसरे कमरे में घूम रहा है, दूसरे कमरे के लिए एन की वैल्यू 2 गुणा h/2π, तो h/π आ जाएगा, बात खत्म। अगर ऐसा क्वेश्चन थर्ड में पूछ ले, क्या कर लेगा, L3 इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, 3 गुणा h/2π, तो ये चलता रहेगा, 3 गुणा h/2π। सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। आई थिंक इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, मेरे प्यारे बच्चों ने इनको समझ भी लिया होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, सारे क्वेश्चन में पूछे गए बिल्कुल इजी। जैसे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्या पूछना चाहा, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा अवस्था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तृतीय उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या है। कुछ बच्चों के क्या हो रहा होगा कि यार सर ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में। देखिए सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले, हाँ, तृतीय उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या है। तृतीय स्थिति किसमें, उत्तेजित अवस्था में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये जो एनर्जी है ये क्या होती है, ग्राउंड स्टेट की होती है, सबके लिए एक है, यही वैल्यू है। लेकिन एनर्जी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है अपने पास, E n इज इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर। सर जी नहीं आया, मजा नहीं आया।
सिंपल सी बात है, ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन के पास -13.6 जूल के, जो ग्राउंड स्टेट बोले तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो सबसे नजदीक होता है प्रोटॉन के, आपको पता है अंदर पॉजिटिव चार्ज बैठा है, वो सबसे ज्यादा मजबूती से बंधा होता है, वो सबसे ज्यादा मजबूती से बंधा होता है। जैसे जैसे एन बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी कम हो जाती है, उसकी न्यूक्लियस के साथ दोस्ती खत्म होते जाती है। सिंपल सी बात है। अब जैसे जैसे एन बढ़ेगा उस फॉर्मूले को क्या देखते हैं, बाई एन स्क्वायर से डिवाइड करोगे चौथे के लिए। अब इसने क्या बोला है, यहाँ पे एक चीज याद रखना, इसने बोला थर्ड एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं कि थर्ड स्टेट लिख के आगे, नहीं भैया, ग्राउंड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड, इसकी नॉर्मल स्टेट की बात नहीं हो रही है। नॉर्मल स्टेट अगर वो बोलता थर्ड स्टेट तो सीधी सी बात है थर्ड में चल रहा है, नॉर्मल स्टेट नहीं, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में बैठा है, वो एक्साइटेड में नहीं है, अपने ही ऑर्बिट में कमरे में बैठा है। पहला एक्साइटेड स्टेट यानी दूसरे ऑर्बिट में जा चुका है, दूसरा ऑर्बिट एक्साइटेड स्टेट मतलब तीसरे में, तीसरा मतलब अब चौथे में जा चुका है। अपने ऑर्बिट को छोड़ के, अपने ऑर्बिट में एक्साइटेड नहीं है, जैसे अपने दोस्त के घर गया, बगल वाले ऑर्बिट में, बगल वाले घर में एक्साइटेड हो जाता है। अभी वो तीसरे दोस्त के घर पहुंच चुके हैं, यानी तो वो कौन सा स्टेट हो गया, एन इज इक्वल टू 4। एन इज इक्वल टू 4 के लिए 4 स्क्वायर से डिवाइड करो तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ये तो इसकी एनर्जी आई, ये इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी आई। पूछा था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, याद रखना काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का किसके साथ एक रिलेशन होता है, किसके साथ, टोटल एनर्जी के साथ। काइनेटिक एनर्जी ऋणात्मक के बराबर होती है किसके, टोटल एनर्जी के। और पोटेंशियल एनर्जी, हाँ रख लो इसको, कि इसका ना तो आपके उसमें प्रूफ है, आपके उसमें पूरे एग्जाम सिलेबस में ही ऐसे दिया है इसको, ना इसका प्रूफ पूछा है, आपके सिलेबस में ही ऐसा है कुछ, इसका सीधा फॉर्मूला है U इज इक्वल टू 2En, U इज इक्वल टू 2En। तो दुगना कर दोगे 85 दुना -1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अब आप वो लाइन स्पेक्ट्रम की बात जो मैंने पहले की थी वो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम फ्रॉम फॉर अ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब एनर्जी लाइन डायग्राम, एनर्जी कहां से आई, मार्क द ट्रांजिशन corresponding to the series lying in the ultraviolet region, visible region and infrared region। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए, परावैगनी क्षेत्र, दृश्य और अवरत क्षेत्र की श्रेणियों के तदनुरूप संक्रमणों को अंकित कीजिए। आप बोलोगे सर ये एनर्जी कहां से आई, पहले मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन अपने रूम पे बैठा है, अपनी ऑर्बिट में बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अपने ऑर्बिट से कूद के नीचे वाले ऑर्बिट में चले जाता है तो वो एनर्जी एमिट करता है। ठीक है, तो अब क्या करता है, फोटोन एमिट करता है, फोटोन एमिट करता है तो अब अलग अलग करता है ना, देखो अलग ऑर्बिट से आया तो अलग एनर्जी का फोटोन, अलग से आया तो अलग, तो अलग अलग लाइटें दिखती हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं कैसे निकालते हैं। ये देखो ये है पूरा, आप बोलोगे सर इसको कैसे याद करें, इसको अगर तकलीफ है मैं एक ट्रिक बताता हूं इसका, देखिए सिंपल सी बात है, अभी ग्राफ मत देखो, मैं एक ट्रिक बता देता हूं इसको। इसका ट्रिक होता है बेटा, देखिए सिंपल सी बात है, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर बोले तो लाइमन, अब इतना तो याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपने पास बाल्मर या बामर, फिर उसके बाद पास्चन, बिल्कुल पास्चन, फिर उसके बाद ब्रैकेट, बिल्कुल ब्रैकेट, फिर उसके बाद पुफुन या फुंड सीरीज, बिल्कुल, फिर उसके बाद हम्फ्री। हम्फ्री है, नहीं है तो लिख लो हम्फ्री। ठीक, तो ये कब बनता है, लाइमन सीरीज कब होती है, जब कोई भी पहले पे आता है। कहां पे आता है, पहले पे, कहां पे आता है, फर्स्ट पे, फर्स्ट ऑर्बिट में। कहां से आ सकता है, कहीं से भी, एक को छोड़ के कहीं से भी आता है। एन इज इक्वल टू 2, 3, 4, कहीं से भी आता है। देखो यहां से सातवें से आया, छठे से आया, पांचवें से आया, कहीं से भी आया। बामर मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरे सीरीज में आता है कूद के, कहां से आता है, कहीं से भी, 3, 4, 5 कहीं से भी। पास्चन बोले तो तीसरे पे आता है, तीसरे पे कहां से, 4, 5, 6 से। बता इतना इजी कुछ हो सकता है क्या फिजिक्स में या पूरी साइंस में। ठीक है, फिर इसमें कहाँ आता है, चौथे पे आता है, कहां से आ सकता है, 5, 6, 7 कहीं से भी आ सकता है। इसमें कहां पे आता है, पांचवे पे आता है, कहां से आता है, 6, 7, 8 कहीं से भी आ सकता है। हम्फ्री बोले तो किस पे आता है, छठे पे आता है, कहां से आ सकता है, 7, 8, 9 कहीं से भी आ सकता है। ठीक है,
अब इतना दूर जाते नहीं है, पुफुन पे ही खत्म करते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो छठे पे आना है। तो अब इसके बाद ये है, सर जी वो कैसे याद रहेगा, वो जो आपने लाइन वाला बताया था कि ये फोटोन एमिट करेगा और ये क्या बोलते हैं उससे कौन सी लाइट दिखाएगा, इसका भी एक सिंपल सा तरीका है। ग्राफ इसका ऐसा बनता है, अब एग्जाम में उसने बोला है रीजन मार्क करना है। क्या करना है? रीजन मार्क करना है, ठीक है। तो लाइमन में देखो यहाँ पे है अल्ट्रावायलेट, विजिबल, फिर उसके बाद इंफ्रारेड, सीधे सीधे याद रख लो या ग्राफ याद रख लो। क्या सबसे पहले अल्ट्रा, क्या बोलते हैं उससे पहले आपका लिखना है आपको अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, यू वी आई, फिर उसके बाद आई आई। केवल याद रखना अल्ट्रावायलेट, यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर उसके बाद आई 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 आई। तो कौन सा पूछ सकता है? देखो यहां से एक भी अंदाजा लगा सकते हो, लाइमन और बामर का छोड़ के सारा इंफ्रारेड होता है, सारे क्या होता है? इंफ्रारेड। उसके बाद वो कहीं से भी चले तो आपको इंफ्रारेड दिखाई देगा, केवल और केवल लाइमन में और बामर में आपको विजिबल दिखाई देता है, ठीक है। दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। तो इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, रीजन मार्क करने के लिए बोले ठीक है, आपसे सीरीज पूछे ठीक है, आपसे कौन सा पूछ ले, आपको बोला कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में आता है तो भी सही है। ये एक इतना सा याद करना है, अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो बेटा गलत नहीं होने वाला है तुम्हारा, ठीक है। चलिए, ओके। तो नहीं तो ग्राफ आपको बनाना है तो ग्राफ ऐसे बनाइए, ठीक है। एन इज इक्वल टू, देखिए एन इज इक्वल टू कहां पे, अगर 3 में आया तो लो ब्लड प्रेशर, पी पी, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, लाइमन बामर पाचन, ठीक है, ओके। चलिए, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए पढ़िए एक बार ध्यान से, आराम से पॉज करके पढ़ा कीजिए एक बार। क्वेश्चन पूछ रहा है, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन with mass number for different nuclei and mention its two feature। बहुत शानदार। Why do lighter nuclei usually undergo nuclear fission? पूछना चाहता है, 3 नंबर का है, पूरा थियोटिकल चल रहा है बेटा अभी, ठीक है। विभिन्न नाभिकों के लिए द्रव्यमान संख्या के साथ बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन के विचरण को दर्शाने के लिए आरेख खींचिए और इसकी 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हल्के नाभिकों में प्राय नाभिकीय संलयन क्यों होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको एक डायग्राम याद करना है, इसको मैं 5 स्टार देता हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। कौन सा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक ठीक। आपको बाइंडिंग एनर्जी वाला पर न्यूक्लियन याद करना है। आपको मैं बता रहा हूं, ये तो पूरा का पूरा ग्राफ है, कितना अगर याद हो सके, नीचे वाली लाइन याद होनी चाहिए, ऊपर वाली लाइन याद होनी चाहिए, ठीक है। ये नीचे मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपको ग्राफ का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, सीधा गया, फिर खुचुक आया, फिर गया, फिर गुचुक आया। इतना भी नहीं याद हो, बस थोड़ा सा याद हो, बस इतना याद हो। ये आपके पास मास नंबर, ये आपके पास क्या? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। समझ गए? समझ गए? समझ गए? बिल्कुल समझ गए, ठीक है। और सर जी ये एक याद कर लेना, इसमें देखो सबसे ऊपर होता है आपके पास, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, मोस्ट सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी होती है? आयरन की। यार समझ में आता है ना, बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस को बांध के रखने वाली एनर्जी कौन सी? आयरन की, लोहे की सबसे ज्यादा होगी एज यूजुअल। फिर उसके बाद, ठीक है, लास्ट वाला याद कर लेना यूरेनियम की, और सबसे कम होती है हाइड्रोजन की, ठीक है। तो लीस्ट, मोस्ट और यूरेनियम के लिए, ठीक है, ये सबसे बड़ा न्यूक्लियस है, सबसे बड़ा एटम है, ठीक है, ठीक है, जो भी है। तो 3 याद कर लो, क्योंकि हर एक तो याद करने का कोई फायदा भी नहीं है, आपको केवल ग्राफ पूछेगा या ग्राफ दे देगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो अब क्वेश्चन ने क्या बोला, ग्राफ हमारा ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। टू फीचर क्या है इसके, अब इससे फीचर क्या समझ में आते हैं? देखो फीचर हमें ये चीज समझ में आई कि जो सबसे बड़ा एटम है, देखिए U235 सबसे बड़ा हो जिंदगी में या सबसे छोटा हो, लेकिन जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो बीच वाले की सबसे ज्यादा है, बीच वाला भी नहीं है। आयरन देखो 56 और 235, समझ रहे हो? तो बीच वाला भी नहीं है, तो मास नंबर पे डायरेक्टली तो कोई बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे से एक पहला फीचर निकला है कि मीडियम मास नंबर, यानी 30 से ज्यादा और 170 से कम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मान प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहता है, अर्थात एटॉमिक नंबर के साथ चेंज नहीं होता। इतनी सिंपल भाषा में कौन बताता है? ए 30 से बड़ा देखो,
कौन किसकी बात करूं मैं? 30 कहां गया, 30 कहां गया, 18, ये 30 के बाद और 170 से कम, क्या 170 से कम की बात कर रहा है ये, इधर से करीबन कम, ठीक है। इधर से करीबन कम में क्या रहता है, प्रैक्टिकली लगभग लगभग एक ऐसी लाइन है, देखो ऐसी लाइन है हल्की सी, मतलब इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है। देखो यहाँ देखो सू है, यहाँ देखो पूरा घटते हुए दिख रहा है आपको। तो ये जो मीडियम रेंज के लिए है, इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी लगभग लगभग कांस्टेंट रहती है, यहाँ अर्थात एटॉमिक नंबर के साथ चेंज नहीं होता। और सबसे ज्यादा किसका है, 56 के लिए मैक्सिमम वैल्यू है, जो लगभग लगभग 8.75 इलेक्ट्रॉन, 75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आप अगर 8.7 भी याद रखते हो तो काम चल जाता है आयरन के लिए। और देखो, और 238 सबसे बड़े के लिए 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक। तो आयरन याद कर लो, यू 235 याद कर लिया, और हाइड्रोजन याद कर लिया। और लाइट न्यूक्लियर यानी 30 से कम, 70 से ज्यादा, ठीक है, ओके हाँ ठीक है। दोनों के लिए एबीएन का मान कम होता है, ठीक है, दोनों के लिए एबीएन का मान कम होता है, ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और लाइट न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है और स्टेबल होते हैं। अब लाइट न्यूक्लियन की, अब देखो हम कैसे बात कर रहे हैं कि ये लाइट न्यूक्लियाई है और ये हैवी न्यूक्लियाई है, फ्यूजन क्या है, हैवी न्यूक्लियर लाइट न्यूक्लियर तो आपको समझ में आ जाता है, हल्का न्यूक्लियस और भारी न्यूक्लियस। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी से क्या रिश्ता है इनका, है ना। अब हमने देखा कि बीच वाले जो लगभग लगभग है उनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, ना सबसे बड़े की सबसे ज्यादा है, ना सबसे छोटे की सबसे ज्यादा है ना। तो लाइट न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है और ये अनस्टेबल होते हैं। जो लाइट न्यूक्लियर है वो अनस्टेबल रहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी उनकी न्यूक्लियन को बनाए रखने की, कि हाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना रहे। अब सबसे छोटा है, हल्का से भी भुतुक भुतुक उसके होती है उसके आसपास, वो डर जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, अनस्टेबल होने की वजह से फ्यूजन क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, और फ्यूजन की वजह से बने न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिलेटिवली अधिक होती है और स्टेबल होते हैं। अगर ये फ्यूज करते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो इनकी वजह से बनने वाली क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है और ये स्टेबल होते हैं, ठीक है, ओके। अब इसने बोला व्हाई डू लाइटर न्यूक्लियर यूजुअली अंडरगो न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, ओके। अब क्यों जाते हैं, क्यों करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, जरूरी है कि न्यूक्लियर फ्यूजन करें सॉरी फॉर दैट, क्यों जरूरी है, क्योंकि यही तो कारण है कि ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि ये छोटे हैं, जो छोटे हैं और कमजोर हैं, लाइट है, इनको कोई भी आता है धमकाता है, तो ये क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियर बना देते हैं। तो बड़ा न्यूक्लियर बनाने का मतलब सेंस यहाँ पे है, यहाँ से देख सकते हो, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो मिलेगा तो ऊपर जाके कोई और न्यूक्लियस बनाएगा, या लिथियम बना दिया, नाइट्रोजन बना दिया, एज एन एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, तो वहां पे की बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, तो वो कोशिश करते हैं, चलो यार दो छोटे छोटे न्यूक्लियस, अरे आओ यार यहाँ पे तो जिंदगी खराब है, थोड़ा बड़ा न्यूक्लियर बन जाते हैं, समझ गए। तो इस वजह से फ्यूजन होता है, ऐसा मत लिख के आ जाना एग्जाम में, ठीक है, ये समझाने के लिए था। क्वेश्चन अलग, क्वेश्चन 3 नंबर के एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, शो द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर विद द मास नंबर, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। यही क्वेश्चन की बात की है। क्यों है, क्वेश्चन को दोबारा करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कितने बार पूछा है। टू न्यूक्लियर विथ लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर्म अ न्यूक्लियर विद मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है, जब जो छोटे जोड़ते हैं तो बड़ा बनता है, कैसी रिएक्शन होती है। वेदर द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियर इंक्रीजेस, और न्यूक्लियस का टोटल मास क्या इसमें इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, अनचेंज रहता है, स्टार मार्क कर लो, ऐसा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। डज द प्रोसेस रिक्वायर द एनर्जी और प्रोड्यूस एनर्जी, क्या इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, या हमको इसको ये खुद दे देता है हमें एनर्जी। देख ले, अगर हिंदी में बात करें, द्रव्यमान संख्या के साथ प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का विचरण दर्शाइए, इस बंधन ऊर्जा वक्र के महत्व का उल्लेख कीजिए। प्रति न्यूक्लियाई निम्न बंधन ऊर्जा के दो नाभिक किसी प्रति न्यूक्लियाई अधिक बंधन ऊर्जा के नाभिक का निर्माण करते हैं। यह किस प्रकार की नाभिक अभिक्रिया है, क्या नाभिकों का कुल द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है अथवा अपरिवर्तित रहता है, क्या इस प्रक्रिया को ऊर्जा की आवश्यकता होती है अथवा इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। सारे क्वेश्चनों का आंसर देते हैं हम। पहला जो क्वेश्चन था आपसे यही पूछा है, इंग्लिश में बनाया था, यहाँ पे हमने हिंदी में बना दिया, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, अगर नहीं पता अभी के लिए इतना है, लेकिन एक क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है उस पर भी है, कहां से आती है ये भी है अपने पास, ठीक है। डायग्राम के फीचर पूछे, सेम आपको चिपका देने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर है। बी वाला बात था, अब इसके जो सेकंड पार्ट है उसकी बात करते हैं। टू न्यूक्लियाई विथ लोअर बाइंडिंग एनर्जी, यानी नीचे वाले,
जो हाइड्रोजन हीलियम वगैरह थे, वो क्या करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर्म अ न्यूक्लियर विद मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जब भी वो मिलते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिले, यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, कुछ भी हुआ, प्रोटॉन की संख्या बढ़ी, तो इसका मतलब उन्होंने बड़ा एटम बनाया। अब उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है, नो डाउट। तो इस किस टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शन है बेटा, यही बात कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक है, यहां पे मास बढ़ता है या कम होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि यहां पे मास, देखो दोनों का मास आया, जुड़ गया, तो मास बढ़, सेम क्या होना चाहिए, मास बढ़ाना चाहिए या कम होना चाहिए थे। लेट से आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार एक 2 किलो मिला, एक 4 किलो मिला, मिलके 2 किलो मिला, 4 किलो मिला, मिलके हमने 6 किलो बनाया, तो ना तो बढ़ा चलो, ना तो कम हुआ, 6 का 6 रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता, मास कम हो जाता है। अगर बाइंडिंग एनर्जी का सोर्स यही है, आइंस्टाइन ने यही कहा था, एनर्जी तभी आती है अगर मास क्या होता है, उसने न्यूक्लियर रिएक्शन में ये चीज देखी थी, उसने बोला था कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यही क्वेश्चन आगे देखेंगे। लेकिन जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जब दो लाइट न्यूक्लियर मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियर बनाते हैं, तो मास में कमी आती है और एनर्जी बढ़ती है। तो एनर्जी ये हमको खुद देते हैं, और एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करते हैं, क्या करती है इनका, वो डिक्रीज करता है, मास डिक्रीज करता है, यानी 2-2 किलो के मिलके 4 किलो वाला नहीं बनाते, 3.5 किलो ऐसा समथिंग होता है, एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देखिए, पढ़िए एक बार, पढ़ लिया, चलिए लेट्स डिस्कस दिस। ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। इंडिकेट द रीजन इन विच न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। न्यूक्लियर फोर्स जानते हैं, बात करते हैं। दो न्यूक्लियॉन के बीच स्थितिज ऊर्जा के विचरण को उनके बीच के पृथक्करण के फलन के रूप में दर्शाने वाला ग्राफ आलेखित कीजिए। उस क्षेत्र को इंगित कीजिए जिसमें नाभिकीय बल आकर्षक और प्रतिकर्षक होता है। तो तुम्हें क्या लगता है नाभिकीय बल क्या होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल बताओ, नाभिक में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन आपको पता है, सिंपल सी बात है, इतना तो बेटा पहला चैप्टर पढ़ ही लेता आदमी थोड़ा बहुत तो, कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, उस रिपल्सन को खत्म कर देता है और उनको बोलता है चुपचाप बैठे रहो, न्यूक्लियर चल बैठ, दोनों की दुश्मनी के ऊपर का चार्ज। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो उसने बोला पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसका ग्राफ दिखाओ। तो एक सिंपल सी बात है, दिमाग में बिठा लो, न्यूक्लियस के अंदर आते ही ये क्वेश्चन पूछा है बेटा, ये दबा के पूछा है, 23, 24, 25 में, 23 और 25 दोनों में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, आर नॉट से अधिक दूरी के लिए, आर नॉट क्या है, न्यूक्लियस की रेडियस, किसकी बात कर रहा है, न्यूक्लियस की रेडियस, उससे अधिक दूरी के लिए फोर्स अट्रैक्टिव होता है। यानी अगर उसके बाहर उसको प्रोटॉन दिखेगा, बोलेगा चल अंदर आ जा, न्यूक्लियस में बैठ। लेकिन आर नॉट से कम दूरी के लिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, ये फोर्स स्ट्रांगली रिपल्सिव होता है। क्या होता है, रिपल्सिव होता है। तो ग्राफ में आप देख सकते हैं, आर नॉट के बाद ये स्ट्रांगली अट्रैक्टिव, आर नॉट से पहले सैचुरेशन लिमिट होती है, यानी लगभग लगभग आर नॉट पे ये सैचुरेटेड होता है, यानी जीरो हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एक आर नॉट क्या है, दरवाजा, आर नॉट अपने कमरे के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं, वो रिपल्सिव है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। और उसके बाद वो क्या हो जाता है अपने पास, उसके बाद वो कैसा हो जाता है, अट्रैक्टिव नेचर का हो जाता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, दो न्यूक्लियॉन के बीच स्थितिज ऊर्जा के विचरण और उनके बीच पृथक्करण के फलन के रूप में दर्शाने का वाला ग्राफ आलेखित कर दीजिए। ग्राफ बनाना ये रहा, एक आर नॉट बनाओ, उसके बाद ये रिपल्सिव, उससे अंदर ये रिपल्सिव, स्ट्रांगली रिपल्सिव, स्ट्रांगली के लिए बड़ा ग्राफ, उसके बाद ये क्या है, ये अट्रैक्टिव है। सिंपल सा यहीं पे रट लिया। ठीक है, किसका, पोटेंशियल एनर्जी, और किसकी बात कर ली अपने, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पेयर ऑफ न्यूक्लियस एज फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्राफ को हमने दिमाग में बना लिया। छाप लो, फोटोजेनिक मेमोरी बना लो, दिख गया क्वेश्चन बस। आर नॉट के बाद अट्रैक्टिव, आर नॉट से पहले रिपल्सिव। ठीक, चलो, न्यूक्लियस के अंदर रिपल्सिव। चलो अब देखो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपकी झोली में डाला है। स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, write the density of a nucleus, why the density of a nucleus, why is the density of a nucleus much more than an atom, so that the density of a nuclear matter is same for all nuclei। ठीक, चलो, क्या मतलब इसका, 3 नंबर का, एक एक नंबर का तीनों,
नाभिक के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। नाभिक का घनत्व परमाणु के घनत्व से बहुत अधिक क्यों होता है, यह दर्शाइए कि सभी नाभिक के लिए नाभिक के द्रव का घनत्व समान रहता है। सबसे पहले तो न्यूक्लियाई की दो प्रॉपर्टी अगर जो नहीं लिख पाया बेटा, वो तो फिर क्या होता है, सिंपल सिंपल दो प्रॉपर्टी लिख दो, जो भी दो पता है आपको। न्यूक्लियस एटम का वह भाग है जिसमें ऑलमोस्ट पूरा मास केंद्रित होता है, और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन उपस्थित होते तो न्यूट्रॉन्स भी है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, और मैं 10 बता दूं आपको अभी, ठीक है, ओके। लेकिन छोड़ो, कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल क्या होता है, न्यूक्लियस एटम का वह भाग है जिसमें ऑलमोस्ट पूरा मास केंद्रित होता है। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, बात खत्म, ठीक है। और अगर आपसे तीसरा पूछ दे तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी उपस्थित होते हैं जिनमें कोई भी चार्ज नहीं होता, सिंपल सी बात, ठीक है। बी क्वेश्चन आपसे पूछा था, व्हाई इज द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज मच मोर देन दैट ऑफ एन एटम। ये सवाल देखिए, क्यों ऐसा होता है, मतलब इस सवाल का सेंस समझिए कि कोई एटम है, बहुत बड़ा एटम है, तो इस एटम की अगर मैं डेंसिटी निकालूं और केवल केवल इसी के न्यूक्लियस की अगर डेंसिटी निकालूं, ठीक है, तो ये इसका खुद का सेंटर है, लेकिन इसकी न्यूक्लियस इस पूरे एटम से बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सिंपल सी मैं बात बताऊं, न्यूक्लियस का जब एटम की बात करते हैं तो चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जबकि जितने भी प्रोटॉन है सारे के सारे अंदर बैठे रहते हैं। अगर मैं प्रोटॉन के मास की बात करूं, अगर मैं बात करता हूं प्रोटॉन का मास, तो लगभग लगभग, ये आपसे मैं एक बार बोल दूं, मैं मास बता सकता हूं, 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻27, और न्यूक्लियस का -31, तो लगभग लगभग 10⁴ ज्यादा होता है, समझ रहे हो, यानी 10⁴ यानी 1/10,100,000, मतलब ये मान के चलो हजारों में ज्यादा होता है। एक प्रोटॉन 1000, मतलब आप इसको 1000 टाइम्स जोड़ोगे ना, किसको 1000 टाइम्स जोड़ोगे तब जाके निकलेगा, गुणा करोगे 1000 टाइम्स, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को जब 1000 बार गुणा कर लोगे तब जाके आपके पास क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन का मास आएगा। और वही इलेक्ट्रॉन तो बराबर ही है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन की मास से इतना ज्यादा है, प्रोटॉन और सारे पास पास बैठे हैं, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी लगभग लगभग बहुत ज्यादा होती थी। एटॉम का आकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका पूरा मास न्यूक्लियस में ही केंद्रित होता है, जो उसके मेन आदमी हो न्यूक्लियस में ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत कम होता है, यानी बहुत कम वॉल्यूम में बहुत बड़ा मास। तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, बहुत ज्यादा मास, वॉल्यूम बहुत छोटा, के अनुसार वॉल्यूम में अधिक मास होने के कारण न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत अधिक हो जाती है, और न्यूक्लियस की डेंसिटी क्योंकि मेन आदमी वहीं बैठे हैं, ठीक है, ओके। और अगला क्वेश्चन क्या था, शो दैट द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियर मैटर इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियर, यानी कोई भी न्यूक्लियर लिया उसके जो न्यूक्लियस की डेंसिटी हो सबके लिए सेम होती है। कैसे सेंस लगाओगे, ऐसा नहीं कि आप बोल दो कि नहीं सभी के लिए क्या होता है, सभी के लिए क्या होता है, प्रोटॉन अंदर ही बैठे रहते हैं और इससे क्या होगा, सबका डेंसिटी समान होगा, नहीं बेटा, प्रोटॉन का नंबर तो अलग अलग हो जाता है ना हर एक के लिए, है ना, प्रोटॉन का तो नंबर अलग अलग हो जाता है ना हर एक के लिए। तो सिंपली इसका डेरिवेशन आपको कैसे करना है, डेंसिटी की बात कर लो पहले। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये आपको पता है, डेंसिटी क्या होती है बेटा आपका, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होता है किसी भी न्यूक्लियस का, उसका मास गुणा एटॉमिक नंबर, 10 है उसका एटॉमिक नंबर, और 10 क्या है एटॉमिक नंबर, यानी उसके प्रोटॉन का नंबर, प्रोटॉन के नंबर से उनके मास का गुणा किया, डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम, किसी भी गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। और हमें पता है ये आर क्यूब किसके बराबर होता है, ये आर क्यूब बराबर होता है बेटा आर नॉट a⁻⁴ के, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये आर क्यूब किसी के भी रेडियस किसके बराबर होता है, आर क्यूब इज इक्वल टू आर नॉट इंटू a⁻³ के। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अब मैं इसका आर आर क्यूब बराबर, सॉरी आर बराबर, ओ आई ये क्या बात कर दी मैंने, थोड़ा बहुत होते रहता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां पे लिखता हूं, देखिए आर क्यूब की जगह मैं क्या लिखूंगा, आर बराबर हो गया अपने पास आर नॉट इंटू a⁻⁴ अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, आर नॉट का क्यूब इंटू a⁻⁴ अभी नीचे आ गया, ऊपर क्या था बेटा अपने पास, मास इंटू ए
नीचे अपने पास कितना आ गया 4/3 आर नॉट क्यूब इंटू ए से ए अपना उड़ गया, ये कितना हो गया 3m डिवाइडेड बाई 4r नॉट क्यूब। अब इसमें अगर ये क्या है डेंसिटी का फॉर्मूला बनाया, यहां पे किसी का नाम लिखा नहीं लिखा, यानी ये किसी के लिए भी डेंसिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये किसी के लिए भी डेंसिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये केवल और केवल मास पे डिपेंड कर रहा है, ये केवल और केवल आर नॉट पे डिपेंड कर रहा है, और आर नॉट क्या है कांस्टेंट है, जिसके वैल्यू करीबन करीबन 10⁻⁻15 फेमटोमीटर के आसपास लेते हैं, जो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग लगभग इतनी होती है। तो यानी कि वो किसी एटम की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, एटम की जैसे उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी ये सब जो उनको अलग अलग बनाता है, एटॉमिक नंबर अलग बनाता है ना। सोडियम और अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, उनका एटॉमिक नंबर अलग है, तब तो हम बोलते हैं सोडियम है मैग्नीशियम, लेकिन यहां तो कहां रखूं मैं इसको, अगर मैं फॉर्मूले में रखूंगा तभी डेंसिटी अलग आएगी। अब फॉर्मूले में जो अलग प्रॉपर्टी रखने की जगह ही नहीं है, तो इसका मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। क्या करता है द्रव्यमान घनत्व, यही पूछा था, शो दैट द डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियर मैटर इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई। तो हमने देख लिया कि सबके लिए घनत्व तो बराबर है, क्योंकि ये उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको तो रख लो यहीं पे। व्हाट इज मेंट बाय आयनाइजेशन एनर्जी, राइट द वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम। आयनन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान लिखिए आयनन। आयनन, आयनन मतलब है जो इसको बांध के रखता है, ठीक है, ओके। तो इससे क्या तात्पर्य है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है, आयनाइजेशन एनर्जी वह मिनिमम एनर्जी है जो किसी एटम के ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह बाहर निकालने के लिए आवश्यक है। आप बोलोगे सर आपने तो बोला बांध के रखने के लिए, हाँ बेटा वही है। अगर वो क्या है, मैं सिंपली आपको बात करूं, आप आपने अपने दोस्त को 10 रुपए दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन मतलब मान के चलो आपने अपने दोस्त से 10 रुपए ले रखे हैं, और आपको क्या करना है, उसके पास उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आपने 10 रुपए वापस नहीं कर रखा है। अगर मैं आपको 10 रुपए दूं, बोलो उसको दे दे, आपने वापस कर दिया बाजार, तो 10 रुपए क्या हो, आयनन एनर्जी है, जिसकी वजह से आपने उसको बांध रखा है। तो मेरे को केवल आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे, और उससे बोलूंगा आजाद हो जा, आजा मेरे साथ घूम, सिंपल सी बात है। तो आयनाइजेशन एनर्जी वह मिनिमम एनर्जी है जो किसी एटम के ग्राउंड स्टेट, सबसे नजदीक की बात कर रहा हूं मैं, ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। ग्राउंड स्टेट के यानी जो सबसे नजदीक होता है, यानी फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं, उसको बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। और हाइड्रोजन एटम के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हाँ जी, ये फिक्स वैल्यू, हाँ बिल्कुल यार 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद कर लो, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी की बात करता है आयनाइजेशन की, तो -13.6 हो जाती है, ठीक। चलिए ये अब मैं बात कर रहा था ना वहां से, वो आइंस्टाइन की थ्योरी, इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। डिफाइन द टर्म मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति, कहां गया मास, यही पता करेगा सीआईडी आज। हाउ इट इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी से कैसे संबंधित है। न्यूक्लियस यानी आयरन भैया बंद पड़ा है, आयरन ऐसे खुला नहीं घूम रहा, अपना प्रोटॉन इधर घूम के, ऐसा नहीं भाई, स्टेबल है। तो द्रव्यमान क्षति की परिभाषा लिखिए, नाभिक के स्थायित्व के से यह किस प्रकार संबंधित है, आप ये भी बताइए क्या होता है मास डिफेक्ट। एक एक लाइन को ध्यान से समझना, मास डिफेक्ट का मतलब ये याद रखना, क्वेश्चन पढ़ के सेंस लिया ना कि मास में कमी आई, मास में क्या हुई है बेटा, कमी आई है, मास में डिफेक्ट आया है। अब कैसे डिफेक्ट आया भाई, कैसे तुमने नाप लिया उसको, तो आप देखोगे एक सिंपल तरीका बनाता हूं। अगर किसी एक प्रोटॉन का मास को नापेंगे तो वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg आएगा। एक न्यूट्रॉन का भी नाप लिया, एक इलेक्ट्रॉन का भी नाप लिया, जो भी किया आपने, सबका अलग अलग नाप के रख लिया। अब कोई एटम बना, वो एटम जब अपना बना रहा था तो उसने कुछ प्रोटॉन रखे अपने पास, कुछ न्यूट्रॉन रखे, ठीक है, अपने पास रखे, तो उसका कुछ मास आना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं प्रोटॉन रखता हूं तो मैंने 10 प्रोटॉन रखे, तो 10 प्रोटॉन का जितना मास होना चाहिए था उतना ही उस एटम का भी मास होना चाहिए था, बट नहीं हुआ, समझे। 10 ईंट से आपने एक मकान बनाया, 10 ईंटों की मदद से आपने मकान बनाया, लेकिन मकान का जब वेट निकाला वो 10 ईंटों के वजन के बराबर नहीं रहा, वो कहाँ गया, वो ईंट का वजन कहाँ गया, उसी को कहते हैं मास डिफेक्ट। तो पढ़िए, आपने बोला प्रत्येक न्यूक्लियस का मास, उसमें उपस्थित न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किन्हें कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस के योग से हमेशा कुछ कम होता है। अलग अलग नापोगे उनको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास, तो उतना नहीं आता है मास के वो पता नहीं कहाँ का, तो मास के इस अंतर को मास डिफेक्ट कहते हैं। यदि एटम का मास नंबर ए तथा एटॉमिक नंबर जेड है,
लेट अस से उसका मास नंबर ए है, उसका एटॉमिक नंबर जेड है, ठीक है। तब उसके लिए न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास कितना होगा, टोटल मास न्यूक्लियॉन्स का कितना होगा, तो ठीक है, ये क्या है, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर में से अपने एटॉम ओ एटॉमिक मास में से आपने क्या किया, प्रोटॉन के नंबर को माइनस कर दिया, तो और उसके मास के नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल मास इतना आना चाहिए था, टोटल मास अपना इतना आना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में मास, अगर अब तुम एटम को नाप रहे हो तो कुछ कम आ रहा है, तो टोटल मास इतना आना चाहिए था, उसमें से एक्चुअल मास एटम को नापा इतना आया, तो कुछ कमी आई, इसी कमी को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट, इसी कमी को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। ये समझ गया। लेकिन ये मास गायब तो हो गया, लेकिन ये मास क्या करता है, यही मास उसको बाइंडिंग एनर्जी देता है कि तू एटम बने रहे। जिसका जितना ज्यादा मास गायब हुआ वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी उसकी बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की उतनी ज्यादा होगी। समझ गए, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी को, यही मास, इस मास को, मास डिफेक्ट को अगर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो बाइंडिंग एनर्जी मिल जाती है। तो मास डिफेक्ट जितना ज्यादा होगा, जितना मास में कमी आई, बाइंडिंग एनर्जी उतनी अधिक होगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा हो गया, न्यूक्लियस उतना ही अधिक स्टेबल होगा, उतना ही अधिक स्टेबल होगा। ठीक, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही है जैसे हमने आर नॉट डेंसिटी की बात की थी। हाउ इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस फाउंड एक्सपेरिमेंटली, न्यूक्लियस का साइज, रदरफोर्ड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, कोई बात नहीं। राइट द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस, अभी मैंने लिखा था। प्रूफ दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इस मास नंबर, यही हमने आगे किया था। प्रयोग द्वारा नाभिक का साइज किस प्रकार, कैसे पता चलता है नाभिक का साइज क्या है, किसी नाभिक की त्रिज्या और उसके द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध लिखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी नाभिक का घनत्व उसके द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। तो सीधी बात है, सबसे पहला कैसे निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो इसको बोलते हैं किसी एटम के न्यूक्लियस का साइज, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग मतलब उसमें बरसात कर दो, किसकी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग कर दी जाती है, जिससे हम न्यूक्लियस का साइज अपना निकल जाता है। तो किसी एटम के न्यूक्लियस का साइज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें टारगेट पर बॉम्बार्डिंग के लिए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाता है। तो वो क्या होता है, अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, या फास्ट मूविंग, बेसिकली अल्फा पार्टिकल, इसको स्कैटरिंग में हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज का यूज किया गया था। तो प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, वो रास्ता अपना काट लेता है, तो पता चल जाता है कि कितनी दूरी से निकल रहे हैं। और दूसरा क्या था, रेडियस, किसी न्यूक्लियस के रेडियस और उसके मास नंबर्स में संबंध ये होता है, याद कर लो बेटा, R is equals to R naught into A to the power 1/3, where R naught is a constant और A is a mass number. R naught is a constant quantity. ठीक है, चलिए। और उसके बाद यही है न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात, प्रूव दैट द डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर। तो न्यूक्लियस वही निकालेंगे, रो इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, मास से m इनटू एटॉमिक मास से, ठीक है, मास नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, और m इंटू ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, और r की वैल्यू कितनी है, r नॉट इंटू ए टू द पावर 3 किया आपने, तो अपना a से a उड़ गया। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी मास नंबर a पर निर्भर नहीं करती, हमें a उड़ाना है कैसे भी करके, इंपॉर्टेंट कर लो। तो बस हम इसमें इतने ही क्वेश्चन करते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2023, 24, 25 में, सारा कलेक्शन आप देख चुके हैं। एक बार आप चाहें तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं सारे क्वेश्चन, अगर खुद से चाहें तो खुद से सॉल्व कीजिए, लेकिन क्वेश्चन तो बेटा यही रहेंगे, कुछ भी करो। थैंक यू सो मच, बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट, कुछ भी हो सकता है आपके लिए।